Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हम एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पीकॉस। टुडे ऑन आवर पीकॉस अवेयरनेस सीरीज हम अपने साथ डॉक्टर चारू बहेती को भी यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। डॉक्टर चारू इज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड infertility specialist. She is renowned in the field of obs-gynae and infertility with vast experience of more than 15 years. Her expertise lay in the field of advanced infertility management and also in vitro fertilization techniques. She is currently the director of Sure Life Hospital and Baheti Test Tube Baby Center. So, hello, Dr. Charu. Welcome to MediCircle. Hello, thank you so much, Smita. So, Dr. Charu, PCOS, PCOD, जिस तरह एक तो नाम में बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं। दे से इनिशियली माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट इज PCOS PCOD सिमिलर? क्या PCOS और PCOD सिमिलर है या ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है या डिजीज है? It is अलग अलग. ओके, It is different. ओके। एंड PCOS का पहला साइन क्या होता है डॉक्टर चारू? हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें PCOS हुआ है? PCOD is a part of PCOS. Okay, okay. So actually they go same, but they are into the PCOS is into the PCOD. So Okay. that's how we are going to proceed. Okay. And like what are the early signs? किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस तरह से स्पेशली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम्स देखे जा रहे होते हैं, तो कई बार इरेगुलर पीरियड्स का होना या स्कैंटी पीरियड्स का होना या कई बार फेशियल हेयर का होना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो ये शायद आइडेंटिफाई कर पाए और बता पाए कि ये PCOS है। तो आप ऐसे कुछ सिम्टम्स बताएंगे? Yeah, definitely. PCOS is basically when you come to ये तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई डिजीज नहीं है। यहाँ पे मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक यानी हमारे शरीर के अंदर जो संचालन होता है उसका जो मेन स्वरूप होता है वो पिट्यूटरी रहता है, जो ब्रेन के अंदर रहता है। और पिट्यूटरी के अंदर जो हार्मोन की गड़बड़ी रहती है उसकी वजह से एक ट्रिगर होके वो एक साइकिल, विशियस साइकिल बनाता है, जिसे हम इंग्लिश में मेटाबॉलिक बोलते हैं। और हर एंडोक्राइन उसका जो एंडोक्राइन हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से ये निर्मित हुई है। इसीलिए जो आपने बहुत सही बताया कि इसमें लड़कियां बहुत और रिप्रोडक्टिव एज वो ग्रुप विमेन भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आती है। द मोस्ट कॉमन बीइंग आइदर इट इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, जो हम बोलते हैं कि 35 डेज के ऊपर उनके पीरियड्स दे डोंट ब्लीड 35 डेज, कभी 40 डेज, कभी इरेगुलर साइकिल्स है, कम साइकिल्स है। पर हमारा जो क्राइटेरिया है कि हमारी साइकिल 35 टू 40 डेज के अंदर नहीं आती है। और जैसे कई लड़कियों को 12 महीने में 12 टाइम ब्लीडिंग नहीं होके एक साल में 12 महीने में 8 बार ब्लीडिंग होती है। जिनको एक्ने है, मुहासे है, हिरसुटिज्म जो बताया यानी हेयरी ग्रोथ है, चिन पे है, चिन के साइड पे है, चिन पे है नीचे, ब्रेस्ट के आजू बाजू, नेवल है, नेवल के आजू बाजू जो है। और उनको आमतौर पे अगर हम एक छोटा क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं मैम हमको वैक्सीन बहुत फास्ट करवानी पड़ती है, मैं वैक्सीन कराती हूँ और 15 दिन में मुझे वापस जाना पड़ता है। सो दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल क्लूज की हमें पता चलता है। किसी को थोड़ा सा बाल दे हैव एलोपेसिया यानी बाल भी कम होते हैं किसी को जी। और किसी को यहाँ गले में काला पट्टा दिखता है, वो थोड़े चिन भी उनका नेक पार्ट कम होते हुए। तो ये सारे अगर सिम्टम्स लेके कोई अपने पास आता है तो हमें जज करना चाहिए। पर उसके क्राइटेरियाज है, रोटरडेम क्राइटेरिया भी है उसका। तो हमें ये तो एक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ हमें जो देखना पड़ता है वो हम सोनोग्राफी फाइंडिंग्स देखते हैं। जो सोनोग्राफी फाइंडिंग्स में हमें ओवरीज की साइज वॉल्यूम 10 से ज्यादा मिलनी चाहिए और जो छोटे छोटे स्मॉल सिस्ट नहीं बोल सकते,
स्मॉल फॉलिकल्स दे शुड बी मोर देन 20 अकॉर्डिंग टू द न्यू क्राइटेरिया, जब हम एस्ट्रे गए थे. सो दिस इज द लेटेस्ट क्राइटेरिया बोथ द ओवरीज में. नेतर इसका एक सिमिलर सिम्टम रहता है जिसको बोलते हैं मल्टीसिस्टिक डिजीज, मल्टीसिस्टिक ओवरीज. सो दैट इज नॉट पीसीओएस. सो यू शुड नो कि व्हाट इज द डिफरेंस, एंड दैट इज अ अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया. सोनोग्राफी पे हमें क्लियर दिखता है. हम कोई लेबोरेटरी टेस्ट इसमें पहले टाइम में नहीं करवाते हैं. लेबोरेटरी क्राइटेरियाज भी इंपॉर्टेंट रहते हैं. जैसे मैंने बताया कि पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच जो रिलीज होता है, तो इसमें एलएच की मात्रा बढ़ी हुई रहती है एंड एफएसएच कम होता है, इसीलिए उनके बीज बनते नहीं है और फूटते नहीं है. जिसको हम बीज बनना एक प्रक्रिया रहती है और फूटना एक प्रक्रिया रहती है, रप्चर. सो दैट इज नॉट प्रॉपर एंड दैट इज कॉल्ड एनओव्यूलेशन. एंड इसी वजह से ये सारे जो आपने जैसे बताया कि स्कैंटीमेंसिस है, प्रॉपर साइकिल्स नहीं आती है, कभी भी 3 महीने में साइकिल्स आती है, इरेगुलर आती है, ये उसका कारणवश ट्रिगरिंग का exact why this occurred is really not known even today. जी, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी तक इसका जो एग्जैक्ट कारण है ये अननोन है. कई बार कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि इसमें जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. मींस अगर yes, it's polygenetic. जी. और ऐसे और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन हार्मोन्स में, जैसे किसी फीमेल्स में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके पास हायर लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन्स हैं, जैसे कि एंड्रोजेंस है, और इस तरह से. लेकिन फिर भी चूंकि ये रीजन बहुत ही अननोन है, तो कई बार पेशेंट्स को काउंसिल करना एज अ डॉक्टर आई होप थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा, बिकॉज पेशेंट्स जो है वो काफी कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं. पीयर प्रेशर्स होता है, जैसे आपने बताया इस एज में वो अच्छा दिखना चाहती हैं, बट कई बार इन प्रॉब्लम्स की वजह से एक तो उनके एज में स्टडीज एजुकेशन का स्ट्रेस रहता है, साथ ही साथ एक और स्ट्रेस ऐड हो जाता है जो कि ओवरऑल उनके जो परफॉर्मेंस को तो हिट करता ही है, कई बार मेंटली उनको काफी हद तक स्ट्रेस करता है. तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप पेरेंट्स को किस तरह से एडवाइस करते हैं या काउंसिल करते हैं, बिकॉज दिस हैज टू बी हैंडल्ड विद केयर. Yes, Smita, you're absolutely right. तो फ्रेंड्स को जो लड़कियां आती है उनको पहले you have to be very very mild and have a very open ears to listen. तो हम उनको बहुत गहराई से समझते हैं, पहले उनकी पूरी प्रॉब्लम सुनते हैं और ये प्रॉब्लम को उनको समझाते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो ये गूगल करके आती है कि सिर्फ एलएच कम होना, एफएसएच कम होना नहीं है. ये विशियस सर्कल में जब हमें एंड्रोजन, जो आपने बोला जो हिर्सुटिज्म है, इज इनडायरेक्टली रेज्ड हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन विच इज सर्कुलेटिंग इन द बॉडी. तो ये सिम्टम हमें बता देता है कि ओके, दूर से भी हमको ऑलमोस्ट पिक्चर की तरह से पता चल जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस माइट बी पीसीओएस, लेकिन उसके 2-3 अलग रीजंस भी रहते हैं. उसमें ओबेसिटी का भी एक हार्मोन रेज होता है और उसकी वजह से इंसुलिन भी बढ़ के हाइपर इंसुलिनम मिलता है. तो मेल हार्मोन्स एंड्रोजन भी बढ़ते हैं और इंसुलिन भी बढ़ता है और ओबेसिटी भी बढ़ती है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है. उसका एक विशियस चक्र है. ये चक्र को तोड़ना ये हमारा की रहता है. तो हम जो उनके पेरेंट्स आते हैं इनको हम बताते हैं कि आपकी लड़कियां कॉलेज के बाहर गोलगप्पे, कचौरी, समोसे खाती होंगी, लेकिन इतना नहीं कि वो ओबेस हो जाए और उनको अपने लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग नाइस एट दैट एज एंड पीयर प्रेशर, ये तो मोटी आ रही है, वो सब जो टीज करते हैं वो वैसा हमें बिल्कुल अपने बच्चों को ट्रीट नहीं करना है, बल्कि उनको एनकरेज करना है कि उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल को गुड सपोर्ट करे. रात को वो लोग बहुत देर तक मोबाइल ना करे. उनको एक लाइफस्टाइल सिचुएशन घर पे रहती है, अगर लड़कियां हॉस्टल में रहती है तो नहीं, पर सूप है, उनको भूखा नहीं रखना है, बट लो कैलोरी मील्स डिवाइडेड डोजेस में, यदि वो कॉलेज जाती है या अपने ऑफिस जाती है, जो भी है. And especially the girls who are working in foreign countries, they don't sleep at night, so उनका melatonin जो है वो भी disrupt हो जाता है. तो these girls need lot of motivation, they are very intelligent, very sweet, but the obesity में अगर उनका weight loss का तरीका है खाने के साथ भी, और even some medications has to be given to them,
to help them to reduce weight. But believe me friends, अगर lifestyle और weight reduction वो कर देते हैं तो उनका 50 to 60% problem without medication, they get a very good results, and the problem is sorted out. Though the inherited problem will remain, as some part of it is hereditary, but they will definitely look more beautiful, and their shortcoming problems would be solved. They'll not get depressed, and anxiety is less. And I tell them to be more intelligent and a voracious reader, so that they can gel with everybody. And I do counsel to their parents that the girl is very normal, इसका uterus बहुत सुंदर है, ovaries बहुत सुंदर है, और हम मेडिकेशन से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग करना, एडुकेट करना पेरेंट्स को ही और साथ ही साथ पेशेंट्स को भी, क्योंकि वो इस स्थिति से बिल्कुल ही डर जा रहे थे। कई बार उन्हें अपने जो फर्टिलिटी, उन्हें लगता है कि फर्टिलिटी इश्यूज नहीं होते, खासकर माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि आगे जाकर के इन्हें फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो इसे कैसे हम प्रिवेंट करें। डॉक्टर चारू, इसी से रिलेटेड एक और ऑडियंस हमारे जो क्वेश्चन हमें जो भेजते हैं जस्ट प्रायर टू दिस वीडियो इंटरव्यूज, उसमें एक क्वेश्चन है, एक 16 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो ये पूछ रही है कि अगर ये जो पीरियड्स हैं जो उनके हमेशा जो साइकिल है, इट ऑलवेज कम्स ऑन 27 days, आफ्टर 27 days और 28 days, तो क्या ये भी PCOS केस को, डिसऑर्डर को हिंट कर रहा है? नहीं, ये PCOS को नहीं कर रहा है। There are any other symptoms that she's got, because only irregular menses is not the sign of PCOS. So you must take a detailed history of this girl who is 16, because sometimes when your first menstrual cycle start is called menarche. अगर आपकी menarche थोड़ी late start हुई तो pituitary एक छोटा हार्मोन है जो 1 to 2 years to 3 years you have a cycle which is self driven by pituitary, तो उसको adjustment को time देना चाहिए. You should not declare this as a PCOS. So the 16-year girl must be counseled that this is not the sign of PCOS, and she would have any other problem or immature pituitary which will over time take over, and whatever supportive medications during the cycle would be required if it's heavy or something, then only we must give. Otherwise, just reassurance and counseling. No medication has to be given to 16-year with no other symptoms, even if she gets bleeding on every 27th day. So this am I clear, Smita? Yes, very much. I think ये डॉक्टर चारू ने बहुत ही सही बात की कि कई बार हम गूगल पढ़ के और फ्रेंड से इंफॉर्मेशन लेकर के कई बार डिसीजंस लेते हैं जो कई बार हमारे लिए सही नहीं होते हैं. सो काइंडली रेफर टू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. जैसे हम मेडी सर्कल पे मेडिकल एक्सपर्ट से ही डायरेक्ट प्रोफेशंस पूछ करके आपके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं. स्टिल अगर आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप काइंडली अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को अप्रोच करें, अपने गायनेक्स को अप्रोच करें. कई बार हम ये इसमें डिले भी करते हैं और सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, जो कई बार आगे जाकर के काफी डेंजरस हो सकता है. एक और सवाल है डॉक्टर चारू, कई बार पीकॉस से रिलेटेड ये क्वेश्चन राइज करता है कि जैसे अगर किसी फीमेल को पीकॉस है तो उन्हें और कितने अलग तरह से मेडिकल प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो सकते हैं, उन्हें और कितने मेडिकल प्रॉब्लम्स के रिस्क्स होने का खतरा है. See, this is little bit of age dependent. जब लड़की टीनेज रहती है तो इनको एनोव्यूलेशन जो हम आपको समझा रहे हैं, menstrual irregularities with other symptoms of course which we always take into consideration. जब reproductive age group में आते हैं तो इनका ovulation बराबर नहीं होने के कारण इनको थोड़ा सा you cannot say infertility, they do conceive but they need little help. यानी उनको सिर्फ कुछ मेडिकेशन की कुछ समय तक जरूरत पड़ती है. जब थोड़े लॉन्ग टर्म, अभी शॉर्ट टर्म में ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब वो करेक्ट हो जाता है एंड इफ दे आर मैरिड एंड दे हैव बेबीज, then in that case they have little more chances of PIH, that is pregnancy induced hypertension. They do have little more chances of gestational diabetes, यानी जो डायबिटीज प्रेगनेंसी के साथ आएगा भी और खत्म भी हो जाएगा. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा भी और खत्म भी हो जाएगा. और जो डायबिटीज जो उनको प्रेगनेंसी के वक्त रहता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, उसमें बच्चा लास्ट ट्राइमेस्टर में जो 7वां 8वां 9वां महीना रहता है
उसमें मोटापा बेबी का बढ़ता है, तो सिजेरियन सेक्शन रेट, बड़ा बेबी, ये सब उसकी हमें ये पहलू के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी डिलीवरीज हो जाती हैं, फिर भी हमें हमारा शुगर हर साल भर में करवाना चाहिए, क्योंकि थोड़े लेट स्टेज में जब अपना बेबीज रिप्रोडक्टिव बेबी का कंप्लीट हो जाते हैं फैमिली के, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कार्डियक, अपना हार्ट पे जो प्रभाव पड़ता है उसका, वो कोरोनरी हार्ट डिजीज रहते हैं। जो शुगर लेटर स्टेज में बढ़ती है, वो हम 8 to 10% पीपल हैव चांसेस टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम शक्कर मधुमेह बोलते हैं। इंडिया इज सून बिकमिंग द फर्स्ट कैपिटल ऑफ डायबिटीज। ये लड़कियों को डिलीवरी के वक्त एक मोटापा रहता है, दैट इज अ नेचुरल वेट गेन, बट उसके बाद भी दे आर अनेबल टू रिड्यूस वेट एंड दे डेवलप ओबेसिटी। एंड ओबेसिटी में 50 से 80% वुमेन पीसीओएस वाली ओबेसिटी के चंगल में फंस सकती है। उनको स्लीप डिसऑर्डर रहते हैं, जैसे स्नोरिंग रहता है, तो उनकी टंग फॉल होके उनका कार्बन स्लीप एपनिया बोलते हैं हम उसको, उनके चांसेस भी हमें बढ़ जाते हैं। और तभी भी उनके मन में ये जरूर रहता है कि they want to look beautiful, so sometimes they even are in reproductive age group, they have a little mental disturbance and sometimes depression, so this has to be catered with, उनको समझा के कि ये चीज नहीं करना है, तो आपको लाइफ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मरते दम तक करते रहना है, क्योंकि वहां डॉक्टर के पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपका ब्रेन का पावर लगेगा। सो दिस फ्यू थिंग्स दे हैव टू रियली रियली रिमेम्बर कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी एक हमने देखे हैं कई बार पेशेंट्स में। तो ये छोटी चीजें अगर हम उनको बता देते हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि ये उनको तकलीफ आगे ना आए, या कम आए तो भी वो कोप अप कर सकते हैं उससे। डॉक्टर चारू, एक one more thing, sorry स्मिता, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अल्ट्रासाउंड नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, उनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस बड़ी रहती है, तो जब वो 40s या व्हेन दे आर इनटू मेनोपॉजल, दे हैव टू डू देयर, उनको सीए एंडोमेट्रियम, जैसे कैंसर गर्भ की थैली के अंदर की परत का जी, एक होता है कैंसर जो बाहर की तरफ रहता है, जो सर्वाइकल बोलते हैं, वो नहीं, जो गर्भ की थैली की लाइनिंग है, जो 3-3 महीने उनकी ब्लीडिंग नहीं होती है, तो वो परत जो एंडोमेट्रियम की रहती है, वो बहुत थिक हो जाती है मलाई की तरह। उनका हमने स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड करवा के उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो चांसेस 2.7% दे गेट इंक्रीज इफ यू डोंट लुक आफ्टर दोस पेशेंट्स, और उनको सीए एंडोमेट्रियम के चांसेस रहते हैं। सो प्लीज यू हैव टू डू अ रेगुलर अल्ट्रासाउंड इवन इफ यू हैव डिलीवर्ड ब्यूटीफुल बेबीज आफ्टर फिनिशिंग योर फैमिली। या सॉरी स्मिता। डॉक्टर चारू, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। रादर देन रीजन, जैसे आपने बताया कि ब्लड टेस्ट तो होते हैं, लेकिन इससे इम्पोर्टेंटली आप PCOS को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस एंड एब्डोमेन आप सजेस्ट करते हैं। You have treated so many girls for this disorder. आपने कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा। आप अपने एक्सपीरियंस पे हमारे व्यूअर्स को क्या इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे और क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि कई टीनेज गर्ल्स के मदर्स एंड पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, और ये इट इज बिकमिंग सच अ कॉमन इशू, बिकॉज ये 5 में 1 गर्ल को आज के दिन में PCOS हो रहा है। तो on your I mean expertise and your experience of treating so many real life patients, what would you suggest? आप ऐसे पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो ये बोलूंगी कि बच्चों को ये चीज में, जैसे कई पेरेंट्स वरिड रहते हैं डिलेड पीरियड्स एंड दे थिंक अबाउट प्रेगनेंसी, और अपनी लड़कियों को डाउट करते हैं, तो आई सेड नो, ट्रस्ट योर गर्ल्स। मम्मी लोगों का या पेरेंट्स लोगों का गलत नहीं है, पर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे कि उनके क्या बदलाव है। कभी वो लोग, अभी कोविड सिचुएशन में सब कुछ ऑनलाइन है, तो वो लोग अपने कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं, अपने मोबाइल फोन्स लेक्चर्स के लिए यूज करते हैं, या वर्क फ्रॉम होम रहता है, या दे आर इनटू फॉरेन कंपनीज एंड दे आर वर्किंग फॉर ITs एंड प्रोफेशनल्स लाइक दैट। फर्स्ट इज जस्ट टॉक टू देम, बी वेरी फ्रेंडली टू देम। एक फ्रेंड बनो अपने बच्चों के साथ। कुछ लड़कियां गलती करती हैं, वेरी फ्यू पीपल, बट नॉट अदरवाइज, तो उनसे बात करके समझिए उनकी प्रॉब्लम क्या है।
और डॉक्टर से समझिए, फर्स्ट कंसल्टेशन के वक्त आप, अपनी लड़की बड़ी है, 20-22 साल की है, 25 साल की है, फिर भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास उसके साथ जाइए, उनके लिए एक कंसल्टेशन के लिए समय निकालिए कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन, लेट मी पुट इट अगेन, ये संचालन का डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसमें लड़कियों को पीरियड्स डिलेड आते हैं, प्रेगनेंसी कोई इश्यू नहीं रहता है उनको। तो सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कि घर पे उनको ये ताना ना मारिए, तू मोटी है, तू उठती नहीं है, ये काम नहीं करती है। उनको ये बोलिए कि आप जब भी मोबाइल में लेक्चर सुनती है, आप वॉक कर सकती है, आप कुछ लिखना चाहे तब आप बैठिए नोट्स निकालने के लिए, नहीं तो आप चल के मोबाइल कीजिए, मोबाइल में ब्रेक रहती है तो उठ के थोड़ा विंडो के बाहर देखिए, फ्रेश एयर लीजिए, वापस बैठिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए। और जब आप खाना चूज करती है, हंगर को मारना नहीं है, क्योंकि हम भूखे 5 दिन रह सकते हैं, 6वें दिन इतनी क्रेविंग बढ़ जाती है अंदर से कि हम केक्स, पेस्ट्रीज, पानी पूरी, गोलगप्पे, एवरीथिंग वी वांट टू हैव। तो उनको टाइमली वो चीज, चीट डेज जैसे समझ लीजिए कि हाँ, हमारी लड़की ने ये आज खाया है तो शाम को सूप ले लेगी और इतना किलोमीटर्स वॉक करेगी। अभी सबके पास ब्यूटीफुल वॉचेस रहती है, काउंटिंग वॉचेस, दे कैन मूव अराउंड ऑन द टेरेस, बालकनी, ग्राउंड, in their ground. So walk and talk is my mantra, and I would like to say lifestyle modification with mothers giving local food to their children and not at all pestering them कि तू मोटी है, तू ये कर रही है। अगर पेरेंट्स का इतना सपोर्ट रहेगा तो even 5 to 10% of weight loss will solve your 50% problem, not go to a doctor, not buy a single medication. Isn't that more wonderful that you're yourself? Motivate your child, love your child unconditionally, always tell her to do good and motivate her. And that would be the successful story of my, as I have seen. Even girls don't reduce. Sometimes they come with overweight. Again, we motivate them. Sometimes we have to give anti-obesity dawaiyan also, but still we have to motivate them and get them to think, because ये problem लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, वो उनको समझना पड़ेगा। समय समय के अलग कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी के अलग कॉम्प्लिकेशंस है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अलग है। जब वो 40 प्लस होती है, 60 प्लस होती है, 80 इयर्स की होती है, तो उनके प्रॉब्लम उनको अगर समझा दिए गए तो लड़की खूबसूरती से अपने ये सफर को तय कर सकती है, और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशंस है। सो डॉक्टर चारू, आपसे पूछना चाहेंगे कि पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं डॉक्टर्स? जब बहुत सारे पेशेंट्स जो इन्हें अप्रोच कर रहे होते हैं, इनका ट्रीटमेंट प्लान कैसे रहता है? पीसीओएस का ट्रीटमेंट, जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, उनका एज क्राइटेरिया क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, और हम उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बट यूजुअली टीनेज गर्ल्स में कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक बहुत अच्छा वे एंड सॉल्यूशन है, जिसमें पेरेंट्स को एडुकेट किया जाता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, वो लड़कियां इसलिए ले रही हैं क्योंकि उनके पीरियड्स को हमको रेगुलर करना है, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रीडिफाइन करके थोड़ा बहुत करेक्ट करना है। जब हम सीरम इंसुलिन लेवल्स करते हैं लैब टेस्ट में, और हमें पता चलता है कि सीरम इंसुलिन लेवल्स रेज्ड है, पेशेंट वांट्स टू कंसीव, तो हम इसमें एंटी डायबिटिक ड्रग भी डालते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है। तो वो जब पेशेंट्स ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स लेते हैं, जिससे अंडे बने और फूटे, जो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, तो ये सोनोग्राफी द्वारा किया जाता है। और उसमें हम अगर डायबिटिक, तो मेरी एक पेशेंट थी, वो फार्मेसी उसके भाई रन करता था, सो शी टोल्ड मी, चारू ये तो डायबिटिक वाला दवाई दी है। तो मैंने बोला ये अंडा फूटने के लिए दी है, दिस इज जस्ट टेम्पररी, देन वील स्टॉप इट। तो ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं जब हम दवाई देते हैं, और फार्मा वाले अपनी नॉलेज देते हैं। तो हमें पेशेंट को पहले से बताना है कि हम ये दवाई क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और कब हम उसको फिनिश करने वाले हैं। और हमें उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने अपने टॉक में बताया है, विच इज अ मेन स्टे, एक्सरसाइज, स्लीपिंग ऑन टाइम, एक्सेस, नॉट अ एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट, मोबाइल्स, and your weight reduction therapy, either yoga, walk, gym, very nice way to have the lifestyle modifications.
are the key to success in this. Vitamin D3 देते हैं हम लोग कई बार. So this all, because melatonin also, we have drugs, we add melatonin in that thing. तो ये medications भी बहुत important है. हर एज को समझदारी से इसका मेडिकेशंस दिए जाते हैं. जी, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस कंडीशंस में अपने एक्सपर्ट्स, अपने गायनेक, अपने डॉक्टर्स को अप्रोच करें और उनसे ट्रीटमेंट लें, ताकि इस डिसऑर्डर को कंट्रोल्ड वे में मैनेज किया जा सके और आप अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर सके बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर. Yes, because obese girls जब मदर बनना चाहती है, they are 85, 90, 100 kg and they are into the reproductive age group. तो उनको केटर करना कि बैरियाट्रिक सर्जरी करना है, कि वेट लॉस करना है, कि प्रेगनेंसी पहले लेना है, तो अगर हम उसको पहले से टारगेट कर देते हैं कि शादी के बाद तुझे बच्चे जल्दी इस वजह से करने हैं, तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड. नहीं तो करियर में इतना फोकस करती है लड़कियां कि बाद में हमको कई बार उनको बोलना पड़ता है कि यू नो, since I am an IVF consultant, we do freezing of oocytes also. Now the new knobs have come in, but initially it was allowed कि आप 28 है, आपको करियर एक्सेल करना है, तो 28 पे हम लोग गर्ल्स के oocytes को फ्रीज कर देते हैं once they are married. Then we can reuse them at 30, but the quality of the egg which we have already got, जो हमें मिला है अंडा, वो उनकी 28 साल 27 साल का एज का है और हम उसको वापस इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स. खुद के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं और ये भी एक तरीका था. एंड ओबेसिटी जल्दी बढ़ती है गर्ल्स में, so we do tell them, you know, and counsel them that once you're married, please don't delay your pregnancy. Make this as one of the first priorities after some time. We do counsel the couples. So that's some very cool advice from Dr. Charu on PCOS. जिस तरह से मेडी सर्कल में हम PCOS awareness series कर रहे हैं, जिसमें हम आपकी बातें मेडिकल एक्सपर्ट नेट से कराते हैं, साथ ही साथ हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, बिकॉज दिस इज नॉट अ डिजीज, एज इट्स अ डिसऑर्डर, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड ओनली. आप इसको अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे डॉक्टर चारू ने ब्यूटिफुली ब्रीफ किया, इसको आप इनसे डरे नहीं. उसके जो चैलेंजेस हैं एज वाइज, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अपना प्लान बनाए, प्रिपेयर करें अपने को. इसमें सबसे ज्यादा जरूरी पेरेंट्स का सपोर्ट है, बिकॉज द चाइल्ड इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट. एंड जो एडोलेसेंट फीमेल्स हैं या जो इवन रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स हैं, उन्हें भी अपने फैमिली से अगर इक्वल सपोर्ट मिल रहा है, तो दे कैन हैंडल द सिचुएशन मच मच बेटर. थैंक यू सो मच डॉक्टर चारू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एट मेडी सर्कल. वी रियली इंडीड enjoyed this session, and especially those viewers who wanted to know more about PCOS, do log into MediCircle and find more on our PCOS awareness series. Thank you so much for watching. Thank you. Bye-bye. Bye.